अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज हम डेटाबेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस का टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इसकी जो फॉर्म है बहुत सारी डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे अनोमलीज क्या होती है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि अनोमलीज क्या होती है। अनोमलीज बेसिकली प्रॉब्लम होती है जो कि हमें फेस करनी होती है जब हम लोग डेटा जो है इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी थ्री टाइप्स हैं। एक अपडेट अनोमलीज है, उसके बाद इंसर्शन अनोमली और डिलीशन अनोमली। आप लोगों को नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि ये अनोमली किस किस्म की है। अपडेट अनोमली से क्या मुराद है, जब हमारे पास कोई डेटा पड़ा हो और हम उसको अपडेट करें तो देखिए कुछ प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। मे बी कि कोई हमने रिलेशन बनाया हो, वहाँ पर भी ये यूज़ हो रहा हो और वहाँ पर ये चेंज ना हो या इस तरह की अनोमली हो जाए, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपडेट अनोमली में ये आ जाता है। इंजर्शन अनोमली में ये आ जाता है कि हमने कोई रेंज दी हुई हो, कि जैसे कि मार्क्स है वो 1 से 100 तक जाए, ये एक अनोमली। और अगर वो कुछ गलत डाल दे या फिर वो मल्टी वैल्यू डाल दे या कोई इस तरह की वो इंसर्ट में कोई प्रॉब्लम करता है, तो ये होती है इंसर्शन अनोमली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीशन अनोमली। डिलीशन अनोमली में क्या चीज़ आती है कि हम लोग एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है इनका टेबल्स के दरमियान। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चाइल्ड में ज़रूरत होती हैं पेरेंट की, और अगर हम उसको पेरेंट में से डिलीट कर दें तो चाइल्ड में वो चीज़ें बाकी रह जाती हैं, है ना। और उन चीज़ों को वो जब यूज़ करने लगेगा तो पेरेंट में तो वो चीज़ होगी नहीं, तो इसमें ये एरर देगा ना। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब हमारा जो मेन फोकस होगा नॉर्मलाइजेशन में वो इन्हीं तीनों चीज़ों पे होगा। चले अब चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं टेबल्स के, जो कि डेटाबेस को फॉलो करने लाजमी होते हैं ताकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट रहे। अब इसकी एक जो सिंपल सी बात है ना, जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड रिलायबल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल और रिलायबल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है नॉर्मलाइजेशन। अब इसकी फॉर्म है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है, अ टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम वैल्यू किसी एट्रीब्यूट को देंगे उसमें क्या होना चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। एंड द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू। वही बात कि जो भी उस वो वैल्यू कंटेन करेगा वो सिंगल ही वैल्यू होगी। अब देखते हैं, चले इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है एक लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पर पैटर्न आईडी दी हुई है और साथ ही 12 बुक्स दी हुई है। तो देखिए पैटर्न आईडी C45 में उसने कितनी बुक बारो की हुई है, एक B33, B44, B55। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है ना, एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा है, बॉरोड बुक, और इसकी वैल्यूज देखें मल्टीपल है, B33, B44 एंड B45। तो ये देखिए मल्टीपल वैल्यूज है ना ये वाली। तो देखिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये इसको अगर हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इन सारी वैल्यूज को स्प्लिट करके एक एक रो में एक एक वैल्यू आनी चाहिए। जैसे C45 बॉरोड बुक B33, ये एक रो होगी। C45 बॉरोड B44 बुक, ये नेक्स्ट रो। इसी तरह B55 नेक्स्ट रो। और पार्ट जो हमारी पैटर्न आईडी है वो सेम वही रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। अब उसने क्या किया है कि उन सबको स्प्लिट कर दिया है और हर रो में एक सिंगल वैल्यू ही आ रही है, हर एट्रीब्यूट की सिंगल वैल्यू ही आ रही है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं थी। अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा। अब डेफिनेशन में लिखा है द एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हेन एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाइड एन अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम टेबल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास कोई दो एट्रीब्यूट है। एक मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ आपको,
आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि कर लें एक हमारे पास कस्टमर है और एक उसका फ़ोन नंबर है। अब अगर हमें कस्टमर का नाम पता है तो हम उसका फ़ोन नंबर इजीली सर्च कर सकते हैं, है ना। तो देखें जो फ़ोन नंबर है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किस पे, कस्टमर पे। तो यही होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। ये देखें एक बुक टेबल दिया हुआ है, बुक नंबर दी हुई है, टाइटल दिया हुआ है, ऑथर नेम दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। अब देखिए फंक्शनल डिपेंडेंट में क्या है कि एक हमारे पास बुक नंबर और टाइटल। अब ऑथर ने जो बुक लिखी है उसका कोई टाइटल है और उसका कोई नंबर उन्होंने रखा हुआ है कि ये वाली बुक रखी है। अब जो ऑथर है वो क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पे, बुक नंबर पे और टाइटल पे, ठीक है। और देखो जो फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी की पे। अगर हम लोग टाइटल को निकाल दें और सिर्फ ऑथर क्या हो जाएगा किस पे, प्राइमरी की पे, ये हो जाएगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पे होगी, बुक नंबर और टाइटल दोनों पे। अब होप सो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। यहाँ पर आता है कि ये मैटर क्यों करता है। देखिए यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, साथ में हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है और बुक नंबर भी दिया हुआ है और ड्यू भी दिया हुआ है। अब जो एट्रीब्यूट एड्रेस है वो फंक्शनली डिपेंड किस पे कर रहा है, एक बुक नंबर पे और पैटर्न पे, ठीक है। उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, या तो बुक नंबर से कर सकते हैं या पैटर्न से कर सकते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं ना। अगर हमें किसी एक का पता हो तो हम एड्रेस उसका देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि फुल फंक्शनली डिपेंडेंट किस पे कर रहा है, फुल फंक्शनल डिपेंडेंट वो किस पे कर रहा है, पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न का अगर हमें पता होगा तो हम उसके एड्रेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आता है कि इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम क्या आती थी। देखिए जब हम लोग इंसर्ट, जो अभी मैंने ये टेबल जो बताया है इसमें देखें यहाँ पर लिखा है कि कांट इंसर्ट न्यू पैटर्न इन द सिस्टम अंटिल दे हैव बोरोड बुक्स। हम लोग कोई भी न्यू जो है वो उसमें ऐड ही नहीं कर सकते जब तक वो बुक को बारो नहीं करता, जब तक वो खरीदता नहीं है। मतलब इसमें इंसर्ट अनॉमली आ जाती है, अपडेट अनॉमली भी आ जाती है। क्योंकि देखें यहाँ पर जब हमने इसको कन्वर्ट किया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, अब हम लेट्स सपोज इसका जो बारो बुक B33 है, हम B44 को 45 को चेंज करना चाहते हैं, पैटर्न आईडी C45 को। अगर हम पैटर्न आईडी C45 को चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर उसने है ना डुप्लीकेशन हो रही है ना, C45 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। अब अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो देखिए हमें तो चाहिए था कि हमने सिर्फ एक को अपडेट करना है। लेट्स सपोज उसने एक और बुक खरीदी है जो कि है C45, सॉरी B45, हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और B33 उसने रिटर्न कर दिया, मतलब उसने नहीं लेनी थी। अब अगर हमने अपडेट करना है तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ C45 को अपडेट करेंगे लेकिन बाकी सब में खुद ब खुद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न आईडी जो है वो C45 सबका सेम है। तो जब हम लोग अपडेट करेंगे तो जो पहले वाली इंफॉर्मेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो C45 को हम सिर्फ डिलीट कर रहे हैं, अब हमने सिर्फ एक बुक को डिलीट करना है, B33 जो उसने बोरो की है, और हमने करनी किससे है, पैटर्न आईडी। अब पैटर्न आईडी को हम लोग यूज करते हुए वो वाली बारो बुक डिलीट करते हैं लेकिन बाकी वाली खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी क्योंकि उनका भी पैटर्न आईडी सेम है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो थी वो इसमें आ रही थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले तो टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, नो प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? वो वाले एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट ही नहीं होते, वो होते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए? अगर मैं सिंपल से वर्ड में आपको बताऊं ना तो इसका ये मतलब है कि वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। सारे जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए एक की पे, मतलब प्राइमरी की पे। बाकी वाले तमाम जितने भी एट्रीब्यूट हैं जो कि कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, वो सारे प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये एग्जांपल दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, एक बुक नंबर है, एक पैटर्न है और एक फोन नंबर है। अब देखें पैटर्न जो है ये भी हमारे पास एक प्राइमरी की बन सकता है और फिर हम लोग बुक नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन जो फोन नंबर है वो बुक नंबर और पैटर्न दोनों पे डिपेंड कर रहा है अभी फिलहाल तो ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमें क्या करना है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट करना है। मतलब ये क्या करे, ये सिर्फ प्राइमरी की जो होगी उस पर ही डिपेंड करे। अब देखते हैं कैसे। हम इस टेबल को स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अब हाँ एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो देखिएगा अब हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया कि जो पैटर्न है और जो फोन नंबर है इनको अलग कर लिया और जो बुक नंबर है और जो पैटर्न है उनको अलग कर लिया। अब देखिए अब हमारे पास कहीं पर भी कोई ऐसा है कि नाम की एट्रीब्यूट जो है वो किसी दूसरे पे किसी कैंडिडेट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे है कोई ऐसा नहीं है ना। देखिए पहला टेबल देखिए जिसमें बुक नंबर और पैटर्न दिए हुए हैं, तो उसमें एक चीज है जो कि हमारे पास है नाम की एट्रीब्यूट जिसको हम कह देते हैं पैटर्न। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, की एट्रीब्यूट यानी कि बुक नंबर हमारे पास प्राइमरी की है और पैटर्न जो है ये हमारे पास क्या है फिलहाल जो अभी के लिहाज से क्या है हमारे पास ये नॉन की एट्रीब्यूट है। उसके बाद जो दूसरा टेबल है उसमें हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या है हमारे पास प्राइमरी की और जो फोन नंबर है वो हो गया नॉन की एट्रीब्यूट कि प्राइमरी की वो नहीं है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है पैटर्न पे। तो हमने क्या करना है जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं जो कि डिपेंड कर रहे थे किसी कैंडिडेट की पे उसको हम उधर से फेच करके उसका एक अलग टेबल बना देंगे ताकि वो जो कैंडिडेट की वहां पर थी वो यहाँ पर क्या हो जाए प्राइमरी की हो जाए और उन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे जो नाम की एट्रीब्यूट होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है इसमें जो एट्रीब्यूट जो नाम की एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पे, किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे। देखिए जब हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देख रहे थे तो उसमें क्या था कि अगर हमें दो चीजें दी हो जैसे कि यहाँ पर बुक नंबर और पैटर्न दोनों में से किसी एक को भी अगर हमें पता होता यहाँ पर तो हम लोग फोन नंबर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे, है ना। लेकिन अब देखिए अब हम लोग क्या इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। तो अगर हमें पैटर्न पता हो तो हम फोन नंबर तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर हमें बुक नंबर पता हो तो हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बताता चलूं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन वो वाला एट्रीब्यूट जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो प्राइमरी की का हिस्सा ही नहीं है। तो ये होती है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्या है कि कोई एक एट्रीब्यूट जो कि डिपेंड कर रहा है किसी और एट्रीब्यूट पे और जो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो वाला किसी प्राइमरी की कोई पार्ट ही नहीं है, तो वो होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहली कंडीशन है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है वो कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं determined only by its candidate key and not by any non-prime attribute। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर बुक नंबर दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है और ड्यू दी हुई है। ठीक है, अब देखिए कैंडिडेट की हमारे पास कौन सी है, पैटर्न है जो कि हमारे पास प्राइमरी की भी बन सकती है। अब जो एड्रेस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पैटर्न पे अभी के लिए। अब हमें जो एड्रेस है उसको एक अलग टेबल में रख लेना है और जो दूसरे बुक नंबर पैटर्न और ड्यू उसको एक अलग टेबल में बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग किससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जो कि किसी और एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करे और वो प्राइमरी की का हिस्सा भी ना हो। अब यहाँ पर दोनों टेबल जो है इन दोनों में देखिए प्राइमरी कीज हैं,
है ना। तो ये प्राइमरी कीज देखिए, कोई भी ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो कि प्राइमरी की भी ना हो और दूसरी को किसी को आइडेंटिफाई भी कर रहा हो, तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है ना। तो देखिए ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। अब बाय कोड कोड नॉर्मल फॉर्म ये क्या चीज है, ये जो स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब ये बीसी नॉर्मल फॉर्म जो है इसमें क्या है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का अपग्रेड वर्जन है, इसको हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है कि ये कहता है कि जितने भी डिटर्मिनेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें इस जगह पर एड्रेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पैटर्न पे। अब डिटर्मिनेंट कौन है, पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न जो है वो एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है वो हमारे पास आइडेंटिफाई होती है, और सॉरी डिटर्मिनेंट होती है। अब ये बाइक और नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास रूल है। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मैनेजर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है और ब्रांच दिया हुआ है। अब देखिए मैनेजर प्रोजेक्ट अगर हम एज्यूम करें कि जो ब्रांच है वो किससे आइडेंटिफाई होती है, मैनेजर से, और प्रोजेक्ट और ब्रांच दोनों क्या करती हैं, मैनेजर को आइडेंटिफाई करती हैं। अब क्या हम इसको स्प्लिट करें, ये तो बीसी फॉर्म में नहीं है, बीसी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो अब इसको क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले हम इसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज क्या, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके क्या करना है, जो हमारे पास ब्रांच और मैनेजर है उनको अलग कर देना है, मैनेजर और प्रोजेक्ट को अलग कर देना है। अब देखें क्या ये दो सोल्यूशन जो हैं ये उस डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर रहे हैं जो कि मैनेजर कर रहा था प्रोजेक्ट और ब्रांच पे, नहीं ना। तो फिर देखिए एक मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट भी सेम हैंडल कर रहा है सेम ब्रांच में, एक ब्रांच में सेम प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। सिंपल से अल्फाज में मैं अगर आपको BCNF का बताऊं ना, तो ये सिंपल इतना याद रखें कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जो हमारे लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब आते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम लोग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं। अब चले पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। For a table to satisfy the fourth normal form, it should satisfy the following two conditions. It should be in BC normal form and it should not have any multi-value dependency. ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होगी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या चीज होती है, अब देखें अगर जो बी है वो ए पे डिपेंड कर रहा है और बी की जो मल्टी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, जब बी की मल्टी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी तो वो टेबल क्या होगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट। ये कुछ आगे भी लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी दी हुई है और कोर्सेज दिए हुए हैं और उसकी हॉबीज दी हुई है। देखिए स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो रही है, कोर्सेज डिफरेंट है, हॉबीज भी डिफरेंट है। अब मतलब कि एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कोर्सेज रख ले, मतलब 2 कोर्सेज यहाँ पर उसने रखे हुए हैं और उसकी 2 हॉबीज हैं, डिफरेंट हॉबीज हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 रखी हुई है उन्होंने। अब ये देखिए कि यहाँ पर मल्टी वैल्यू आ रही है, एक स्टूडेंट के लिए कोर्स कितने हैं, साइंस भी है, मैथ भी है, और हॉबीज क्या है, क्रिकेट, हॉकी। अब यहाँ पर देखिए कि कोर्स और हॉबी में कोई हमारे पास आ रहा है क्या, कोई इनमें रिलेशन बनता है क्या, नहीं बनता ना। तो अब हम लोगों ने इसमें सेटिस्फाई कैसे करना है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को, तो हम कोर्स और स्टूडेंट आईडी अलग कर देंगे, हॉबी और स्टूडेंट आईडी अलग कर देंगे, तो हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके स्मॉलर टेबल में। देखें यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड किया है इसको फर्दर टेबल में, क्या हम इससे ज्यादा आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं इन टेबल्स को, जो ये एक स्टूडेंट आईडी और कोर्स हो गया, स्टूडेंट आईडी और हॉबी हो गया। इसके अलावा इस टेबल को हम कहीं फर्दर आगे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। यही हमारे पास फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये अभी तक स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है, ठीक है, अभी इस पे डिस्कशन हो रही है। फ्यूचर में इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन, कोई प्रॉपर चीज हमें मिल जाएगी तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।